हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ अक्षय। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो हम लोग प्रियम्बल पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रियम्बल के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। हम लोगों ने सेकुलरिज्म तक पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे से शुरू करेंगे। तो पहले जो लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक था सेकुलरिज्म, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सेकुलर सेकुलर स्टेट। ठीक है, सेकुलर स्टेट समझने से पहले आप ये समझिए कि थ्री टाइप्स की स्टेट होती हैं। थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट। जो पहली होती है वो होती है एथिस्टिक स्टेट। एथिस्टिक स्टेट। एथिस्टिक स्टेट ये होती है जो एंटी रिलीजियस होती है। ये लोग रिलीजन के खिलाफ होते हैं। दूसरी स्टेट है वो होती है थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक स्टेट। ये लोग रिलीजन के फेवर में होते हैं। प्रो रिलीजियस स्टेट। जैसे पाकिस्तान ने, बांग्लादेश या सऊदी अरेबिया, इन लोगों ने अपना जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम डिक्लेयर किया हुआ है। और जो थर्ड स्टेट है वो होती है सेकुलर स्टेट। ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल स्टेट होती है रिलीजन को लेके। ना ये एंटी रिलीजियस होती है ना प्रो रिलीजियस होती है। ये न्यूट्रल स्टेट होती है। तो आजकल की जो कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, यूएसए है, तो ये सब सेकुलर कंट्री हैं। इनका कोई भी स्टेट रिलीजन इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। India does not uphold any particular religion as the state religion. All religion in our country have the same status and support from the government. India does not owe loyalty to any particular religion. हम लोग किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को हम लोगों ने स्टेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इररिलीजियस या एंटी रिलीजियस। इसका मतलब ये है कि हम सभी धर्मों को इक्वल स्टेटस देते हैं, इक्वल फ्रीडम देते हैं, इक्वली सपोर्ट करते हैं। इक्वल स्टेटस, इक्वल सपोर्ट एंड इक्वल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन। हम लोगों ने जो है वो रिलीजन का, सेकुलरिज्म का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इंडिया ने अडॉप्ट किया है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। हम लोग, अगर हम लोगों को लगता है, हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि रिलीजन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल फैब्रिक के लिए ठीक नहीं है, सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, तो हम लोग उसको लॉ के थ्रू चेंज भी करते हैं। हम लोग पॉजिटिव वे में इंटरफेयर करते हैं। किसी रिलीजन में हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हमारे सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, तो हम उसे पॉजिटिव सेंस में इंटरफेयर करते हैं।
जैसे हम लोगों ने अपने हिंदू धर्म से सती प्रथा को हटाया, फिर हम लोगों ने जो गर्ल्स की मैरिज की एज थी उसे इंक्रीज किया, हम लोगों ने गर्ल्स को प्रॉपर्टी में भी अधिकार दिलाया, और अभी कुछ साल पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुस्लिम्स में ट्रिपल तलाक था उसको भी खत्म कराया गया। तो ये जो है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। रिलीजन में इंटरफेयर तब करना है पॉजिटिव वे में इंटरफेयर करना है। लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका में नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे रिलीजन और गवर्नमेंट है, उन लोगों में कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता है। ना चर्च गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर करता है और ना ही गवर्नमेंट चर्च के काम में इंटरफेयर करती है। तो इसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं सेकुलरिज्म का। और जो हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28, इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आगे के चैप्टर्स में जब आप ये आर्टिकल्स डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। इसलिए जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो सभी धर्मों को इक्वल स्टेटस, सपोर्ट और फ्रीडम देती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। और ये जो सेकुलर वर्ड है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमने ऐड किया था। उस टाइम हमने 3 वर्ड्स ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो उसमें ये सेकुलर वर्ड भी ऐड किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, देखिए, जो डेमो मीन्स क्या होता है? डेमो मीन्स होता है पीपल। ये ग्रीक वर्ड है। तो डेमो मीन्स पीपल होता है, और क्रेटिया मीन्स क्या होता है? रूल। इसका मतलब डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल। पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। डेमोक्रेसी भी 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पीपल है अपनी जो पावर का डायरेक्टली यूज करते हैं, पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली। जैसे स्विट्जरलैंड, यहाँ पे जो पीपल है वो कोई भी बिल है कुछ, या कोई भी रिजोल्यूशन है, वो उस पे, या रेफरेंडम है, उस पे डायरेक्ट वोट देते हैं। उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, वो डायरेक्टली पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि इन कंट्रीज की, ऐसी कंट्रीज की पॉपुलेशन बहुत कम होती है, तभी ये फीजिबल भी है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो ये चीज़ वर्क नहीं कर पाएगी बहुत, क्योंकि फिर आप हर एक की राय नहीं ले सकते। अब इंडिया में देखिए लगभग 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो आप उसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पे वर्क नहीं कर सकती। आप हर इंसान की जो ओपिनियन है वो आप नहीं ले सकते। इसलिए जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ जनरली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बेस्ट रहती है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मीन्स होता है जिसमें जो पब्लिक है वो पॉलिटिकल प्रोसेस में डायरेक्ट पार्ट नहीं लेती है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करती है इलेक्शंस के थ्रू। जैसे हम लोगों के लोकसभा
और विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के, स्टेट असेंबलीज के, तो उसमें हम लोग अपने वोट के थ्रू अपने एमपीज एमएलएज चूज करते हैं, और वो जो एमपीज एमएलएज हैं वो हम लोगों के बिहाफ में पार्लियामेंट या फिर स्टेट विधानसभा में हम लोगों के बिहाफ में वर्क करते हैं, हमारी बातें वहाँ रखते हैं। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में इंडिया, यूएसए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी टू टाइप्स की हैं। एक है रिप्रेजेंटेटिव, एक है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री, एंड दूसरी है रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंशियल। रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में है, और जो रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है वो यूएसए में है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसमें जो मेन पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के पास है, और हमारा जो इसका बेडरॉक प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वो आर्टिकल 75(3) है। आर्टिकल 75 क्लॉज 3, इसमें कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ये पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर देयर पॉलिसीज एंड एक्शन। एग्जीक्यूटिव आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल देयर पॉलिसीज एंड एक्शन। ये बेडरॉक प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, और यही प्रिंसिपल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे रिप्रेजेंटेटिव की फिक्स करती है पार्लियामेंट में। और जो रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वो यूएसए में होती है, वहाँ पे मेन पावर्स प्रेसिडेंट पे होती हैं। डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, तो जो डेमोक्रेटिक की कुछ डेमोक्रेसी जहाँ पे होती है वहाँ पे वो लोग, उनके आप कुछ टूल्स कह सकते हैं, जैसे वहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, जो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, और कोई भी अगर बिल है या लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है उसे नल एंड वॉइड भी घोषित कर देती है। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रूल ऑफ लॉ, वहाँ कोई भी काम आर्बिट्ररी नहीं होता है, रूल ऑफ लॉ के थ्रू होता है। पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है वो कंट्री में सबको फॉलो करने होते हैं, और जो लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करके ही बनते हैं। तो यहाँ पे हर सिटीजन को लॉ के हिसाब से वर्क करना होता है, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। रूल ऑफ लॉ को अबाइड किया जाता है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, जिससे कि किसी एक का रूल ना रहे। टाइम टू टाइम 4 और 5 ईयर्स के बाद, जैसे यूएसए में 4 ईयर्स, हमारी कंट्री में 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं, तो इसमें हम लोग हम सॉरी इसमें हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हेरिडेटरी हो, जो एक बार रूलर बन गया तो फिर उन्हीं की फैमिली हमेशा के लिए रूल करेगी, ऐसा नहीं है। हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चेंज भी कर सकते हैं इलेक्शंस के थ्रू, और जो इलेक्शंस हैं वो पीरियोडिक होते हैं 4 या 5 ईयर्स में।
और इसमें जो हम लोगों ने डेमोक्रेसी है उसको ब्रॉडर सेंस में बात की है। ब्रॉडर सेंस हम लोगों ने सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन तीनों को अचीव करने के लिए कमिटेड है। सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब चलिए रिपब्लिक की डेफिनेशन देखते हैं। रिपब्लिक, देखिए रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जैसे जो हम लोगों के प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है, वो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है। वो अलग बात है कि हम लोगों ने उन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया है, क्योंकि हम लोगों ने एमपी से एमएलए इलेक्ट करे हैं और एमपी एमएलए ने हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट करे हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्हें हम लोगों ने इनडायरेक्टली इलेक्ट करके भेजा है। यहाँ पे रिपब्लिक मीन्स इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। अब ये जो इलेक्टेड हेड है, ये डायरेक्टली बाय द पीपल्स भी हो सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। डायरेक्टली कहाँ पे होते हैं इलेक्टेड हेड? यूएसए में है। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, उनको जो वहाँ की पब्लिक है वो डायरेक्ट इलेक्ट करके भेजती है। और हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करके भेजे जाते हैं। इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्टेड, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हमारी कंट्री इसलिए रिपब्लिक है। इसमें 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल, नॉट इन ए सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग और क्वीन। देखिए पीपल ही जो है वो चाहे डायरेक्टली या चाहे इनडायरेक्टली हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करके भेज रहे हैं। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो पीपल के पास होती है, ना कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास। जैसे पहले किंग क्वीन हुआ करते थे। ब्रिटेन में तो अभी भी किंग क्वीन है, तो वहाँ पे मोनार्की है। वहाँ पे हेड हेड ऑफ द स्टेट किंग क्वीन है, तो वहाँ ब्रिटेन में मोनार्की है। और दूसरा पॉइंट ये है कि एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। पहला पॉइंट हमने क्या बताया रिपब्लिक में? पॉलिटिकल पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल, नॉट इन ए नॉट इन ए सिंगल पर्सन लाइक किंग क्वीन। और दूसरा ये है कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास। देखिए पहले ये होता था कि पहले के टाइम में प्रिविलेज क्लास होती थी, जिन्हें आप एरिस्टोक्रेटिक क्लास भी कह सकते हैं। वो लोग ज़्यादा रिच होती थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी होती थी, तो वो लोग अपनी कुछ प्रिविलेजेस मांग करते थे। उनके कुछ वो लोग अपने वो जैसे वोट वोट की पावर्स उन्हीं को दी गई थी, प्रिविलेज क्लास को। पहले बाकी लोग सब लोग वोट नहीं कर सकते थे। जैसे अभी हम लोग जो भी 18 साल से ऊपर का है हमारी कंट्री में, वो हर कोई वोट कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो था प्रिविलेज क्लास होती थी, तो वही लोग वोट करते थे। हर कोई को वोट करने का अधिकार नहीं था, वो तो बाद में आया है। ऐसे ही जो
जो काम जहाँ जिस जगह ये जाते थे वहाँ पे आम लोगों को जाने की परमिशन नहीं थी। रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स हो गए या स्टेडियम हो गए, तो वो आम लोगों के लिए बंद थे। वहाँ पे सिर्फ प्रिविलेज क्लास ही जा सकती थी। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन थे। रिच और पुअर के बीच में, रेस के बीच में, कौन गोरा है कौन काला है, कास्ट के बीच में, तो जेंडर के बीच में। तो ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन है ये रिपब्लिक इसे हटाती है। जो कंट्रीज रिपब्लिक होती हैं वो इक्वलिटी की बात करती हैं। वो डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात करती हैं। अब हम लोगों ने उस टाइम जब रिपब्लिक डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा था कि पॉलिटिकल सॉवरेंटी इन द पीपल नॉट इन ए सिंगल पर्सन लाइक किंग क्वीन। तो जो मोनार्की होती है उसमें हेड ऑफ द स्टेट जो है वो किंग होते हैं, क्वीन होती हैं, जैसे ब्रिटेन में है। और ये हेरिडेटरी होती है। बाद में आके इन्हीं की फैमिली मेंबर्स ही किंग या क्वीन बनेंगे। ऐसा नहीं है कि पब्लिक किसी को वोट करेगी और वो किंग या क्वीन बन जाएगा। तो वो ऐसा नहीं है, इसीलिए इन्हें मोनार्की बोलते हैं, रिपब्लिक नहीं बोलते हैं। यहाँ पीपल नहीं इलेक्ट कर सकती कौन किंग होगा कौन क्वीन होगा। एग्जाम्पल क्या है? ब्रिटेन। यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट किंग है, क्वीन है, और ये हेरिडेटरी है। ना ही कोई पीरियोडिक इलेक्शन से हम इन्हें हटा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग देखते हैं, जस्टिस। जस्टिस जस्टिस जो है वो हमारे प्रियम्बल में 3 टाइप की जस्टिस की बात की हुई है। सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। और ये जो हमने आइडियल्स हैं जस्टिस के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये हम लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन से बोरो कर लिए। रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था। तो आप लोग अपने वर्ल्ड हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था। और वहाँ पे हम लोगों ने, जो लेनिन थे, उन्होंने वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? सोशल जस्टिस का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन race, religion, caste, color, sex, absence of privilege to any particular section, improvement in the condition of backward classes like SC, ST, OBCs, women, और अब तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी हम लोगों ने ऐड किया है। तो सोशल जस्टिस में हम लोगों ने सोशल इक्वालिटी लाने की बात की है। हम लोग जो भेदभाव है होते हैं, रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, उन सबको रिमूव करने की कोशिश करेंगे और सोसाइटी में इक्वलिटी लाएंगे।
हर कोई बराबर होगा, कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगी कि किसी को कुछ राइट्स मिले हुए हैं बाकियों को वो राइट्स नहीं मिले। सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स की बात की हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगी। और जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है जैसे SC ST OBC, वुमेन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उन लोगों को हम उनके वेलफेयर के लिए हम लोग काम करेंगे। हमारी स्टेट उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो वेलफेयर स्टेट है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब हुआ जो अभी इनइक्वालिटीज हैं बिटवीन द पीपल, जैसे इनकम की इनइक्वालिटी हो गई, वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, हमें उसको भी एलिमिनेट करना है। हमें कोशिश करनी है कि ऐसा ना हो कि अमीर अमीर बनता जाए, गरीब गरीब होता जाए। तो हम लोगों को ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी है जिससे कि अमीर को हम ज़्यादा टैक्स लगा सकें, और उस टैक्स के थ्रू जो हमारे गरीब लोग हैं हम उनको भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सके और उनको वहां से बाहर निकाल सके, और जितना हो सके उतनी मैक्सिमम इक्वलिटी ला सके, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसे भर सके। दैट इज इकोनॉमिक जस्टिस। एंड एक पॉलिटिकल जस्टिस ये है कि जो ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, हर एक को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। हर किसी को वोटिंग करने का अधिकार होगा, चुनाव में चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। आप लोग किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस या पब्लिक प्लेस पे जा सकते हैं, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राइट टू पीसफुल असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तो ये सब चीज़ें आपके पॉलिटिकल राइट्स में आती है। और जो आपका सोशल प्लस इकोनॉमिक जस्टिस है, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक समझेंगे। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये आज मेरा यूट्यूब पे सेकंड लेक्चर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना इम्प्रूव करूँ, और अब तक मुझसे जो कुछ भी कमियां रह गई हैं तो मैं उन कमियों के लिए आप सबसे सॉरी बोलता हूँ। और आप लोग अपने मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं, अपने भी सजेशन दे सकते हैं कि मैं और क्या सुधार कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए आप लोग भी अपना, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।